नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है। बलूचिस्तान में फिर एक बार बीएलए ने पाक आर्मी पर शुरू किया एक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त इतने फ्रंट पर उलझाया जा चुका है, उलझा नहीं है, उलझाया जा चुका है कि उनकी समझ में अब नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। जिन टैक्टिक्स का इस्तेमाल पहले पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के खिलाफ करता था, प्रॉक्सी वॉर, बाकी चीजें, घुसपैठ, अब वो चीज पाकिस्तान के भीतर होना शुरू हो गई है और इनकी रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, जो ये दिखाता है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पुलिस, उनका लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग कोलैप्सिंग। जो काम ये दूसरे देशों के खिलाफ, खासकर भारत के खिलाफ करते थे, अफगानिस्तान के खिलाफ करते थे, वही काम अब इनके भीतर हो रहे हैं, इनके खिलाफ हो रहे हैं। तब इनको दर्द हो रहा है। ये खालिस्तान मूवमेंट चलाएं तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन बीएलए मूवमेंट को इधर से भारतीय सपोर्ट कर दें तो जी देखिए ये तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। सही और गलत क्या है वो गया भाड़ में। जो तुम करोगे जवाब इधर से वैसा ही मिलेगा और उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। यू वॉन्ट ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स, वो तो हो नहीं पाया। तुमने चाहा ना, हम तुम्हें करोड़ों कट से काटेंगे, और कट रहे हो तुम लोग। मजा आ रहा है ना? तुम्हारा ही हथियार, तुम्हारे ही खिलाफ। अगर 1947 से तुम लोग शांति से रहते, एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहते, हमला न किया होता, उसके बाद के हमले न किए होते, प्रॉक्सी वॉर न छिड़ी होती हमारे खिलाफ, आतंकवादी न भेजे होते, तो आज तुम भी चैन से जी रहे होते, एक इज्जतदार जिंदगी जी रहे होते। एक पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तानी बताने में शर्म महसूस नहीं करता। समझे? आइए वीडियो देखते हैं। के अंदर बड़ी खौफनाक सूरत पैदा हो गई और हर तरफ दंदनाते हुए दहशतगर्द बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। ये कल आदम बीएलए है जिन्होंने अटैक किया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे रखा है और बड़े खौफनाक मनाजिर थे। ये लोग शहरों में दंदना रहे थे। जो मनाजिर आज हमने देखे, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पे नाकाम रही। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बलूचिस्तान में आपने देखा कि वहां पे जो हमलों की नौयत और टारगेटिंग है वो जरा मुख्तलिफ आपको नजर आती है। ये सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो एक टैक्टिक के तौर पे शायद बीएलएफ उस पर ज्यादा रिलाई करती है। लेकिन जो टीटीपी है उसमें भी ये सोच पाई जाती है। लेकिन चूंकि अब उनको बराह रास्त बड़े पैमाने पे मगरबी असलहा और अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल है, तो अब वो ज्यादा खुल छुप के घात लगा के हमलों के मुकाबले में आपको साथ ही साथ बड़े पैमाने पे तश्कीलें एक स्क्वाड की शक्ल में हमलावर होती हुई नजर आती हैं। अच्छा। तो जो बराह रास्त एक नीम रवायती किस्म की हिकमत अमली होती है इन्फेंट्री की, उसको भी वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनके बड़ों को भी मारा है, इनको भी मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे? हम तो जिहाद करते हैं। अच्छा। मर गए तो शहादत की मौत, जिंदा रह गए तो गाजी। हाँ। तो ये मौत की तमन्ना करें ना, राजनाथ सिंह खुद वो करें ना कि मुझे मरना है। एक दफा ख्वाहिश तो करें। अच्छा, नहीं उसने ख्वाहिश तो करे कि मुझे। अबे ओ चपड़ा गंजू, तुम्हें मरने का शौक है ना, तो मरो ना। कीड़े मकोड़ों की तरह तुम लोग मर रहे हो, मारेंगे हम। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया? मारे ना हम लोग। तुमको मरने का शौक है, हमें मारने का शौक है, बात बराबर। और तुम लोग कहते हो कि ऐसे तो या तो शहीद नहीं तो गाजी। बढ़िया है, हम दोनों को निपटाने में माहिर हैं। और तुम कह रहे हो कि मुसलमान मौत से नहीं डरता। अजी डर तो सबको लगता है। अगर डर नहीं होता ना तो जाके अपने बाप से पूछ, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से, कि क्यों सरेंडर किया उसने। अगर मरने से नहीं डरता कोई मुसलमान तो जाके पूछ अपने बाप से। पाकिस्तानियों ने इस्लाम को इतना बदनाम किया है, इस्लाम का इतना मजाक उड़वाया है कि मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तानी फेक मुसलमान है।
तेरे 93,000 कलमागो मुसलमान फौजी थे ना, क्यों सरेंडर किया फिर? अगर मौत से नहीं डरते तो क्यों किया सरेंडर? सवाल एक बता देना भाई। और तुम लोग तो और कीड़े मकोड़े हो बे, जिनको ना लड़ने की ट्रेनिंग है, ना लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग है, ना हथियार चलाने की ट्रेनिंग है। इन लोगों के पास तो भरपूर ट्रेनिंग थी, सालों साल इन्होंने हथियार लाने की ट्रेनिंग, लड़ने की ट्रेनिंग, सब कुछ किया था, उसके बाद भी सरेंडर कर गए। तो मरने का डर तो हर किसी को होता है मियां, समझे? और तुम्हें ज्यादा, क्योंकि तुम लोग ज्यादा बड़बोले हो ना, हमें मरने से डर नहीं लगता। अभी 2 थप्पड़ लगे क्या ना, सुसु निकल जाएगी अभी पैंट में से। मरने से डर नहीं लगता। 93,000 की पैंट उतार दी थी हम लोगों ने, सरेंडर किया था इन लोगों ने। मरने से डर नहीं लगता। तो करे कि मुझे मरना है, ये तो मौत से डरते हैं। अच्छा, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह के हुक्म से हमें मौत से डर नहीं लगता। ठीक है, हम तो उनको ऐसी मार मारेंगे, उनके बड़े भी याद करेंगे। हमसे सभी खौफजदा है। पाकिस्तान से क्यों खौफजदा है? अमेरिका भी खौफजदा है। अच्छा, इसराइल भी खौफजदा है पाकिस्तान से। आँख में फटते ही पाकिस्तान है। ईरान तो बहाना था। ठीक है, अगला नंबर अड़ गया। हाँ। ठीक है, ईरान में नहीं गिरा उनके कदमों में। ठीक है, असल निशाना तो पाकिस्तान था। मुझे ये इंसिडेंट देख के लगता है कि भारत की आग ठंडी नहीं हो रही है और भारत एक बार फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। आप फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान की इस कार्रवाई, इस घिनौने फेल को ही देख लें जो अभी को जिस तरह इन्होंने मौत के घाट उतारा है। देखें, जब पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के सिक्योरिटी तनाजुर में ये प्रॉक्सीज वॉर है। ये अफ़गानिस्तान से भी होगी और ये हिंदुस्तान से भी होगी। और बार बार मैंने कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर इस वक्त भारत का बड़ा एजेंडा है ताकि वो पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज कर सके। और इसमें जो भी सायरा ने कहा ना, लसानियत का कार्ड जो है, रंग ज़बान का कार्ड जो है वो खेला जाए ताकि उसमें लोगों में और ज़्यादा खलीज पैदा हो सके। तो इसलिए अब इस प्रॉक्सीज वार को डील करना पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की और पाकिस्तान की हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी तरजीहात बहुत तेज़ी से नहीं, तो प्रॉब्लम एक और है जनाब। ये प्रॉक्सी वॉर का खेल शुरू किसने किया था? क्या उस पर बात नहीं होगी? आतंकवादी संगठन बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना किसने शुरू किया था? क्या भारत ने कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाई जिनके लोग हथियार लेकर पाकिस्तान में घुसपैठ करते हैं, वहां पर जाकर लोगों को मारते हैं, बम धमाके करते हैं? या पाकिस्तान ने बनाई? हाफिज सईद कहां है? कहां का बंदा है? क्या करता है वो? ज़कीउर रहमान लखवी कौन है? मसूद अजहर कौन है? सैयद सलाउद्दीन कौन है? सैकड़ों नाम ले सकता हूं मैं। कौन है ये लोग? आप भारत में बताओ ना। भारत में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बता दो जिसने कोई ऐसा काम किया हो। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को यूएन ने कहा हो कि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। अभी मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, अभी यूएस की एक रिपोर्ट आई थी ना, जिसमें बताया गया है कि भारत के खिलाफ आपके आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं, आप उनको पाल पोस रहे हो, आप उनको बढ़ा रहे हो। ये रिपोर्ट आई है ना, ये रिपोर्ट बता रही है ना कि आपके मंसूबे क्या हैं, आप लोग क्या करते हैं। तो जब आप खुद किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, खुद किसी को गिराएंगे, उसको लंगड़ी लगाएंगे, और सामने वाला भी जब आपके खिलाफ ये करने लगे तो आप चिल्लाने लगे, आपका रोना धोना शुरू हो जाए। जनाब, बहुत मार पड़ेगी, और ऐसी मार पड़ेगी कि तुम लोग को पाकिस्तान छोड़ने का लायक भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं। अभी हम कह रहे थे कि बलूचिस्तान भी ठीक हो गया है, हम कह रहे थे KPK भी ठीक हो गया है, पूरा मुल्क भी ठीक हो गया, लेकिन फिर दहशतगर्द जो है वो आके हमें सलामी दे जाते हैं और बताते हैं कि नहीं, हमारी रेट जो है वो ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को ख़ास तौर पर सिक्योरिटी हालात को डील करने के लिए और ये दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने जो इस वक्त प्रेजेंट स्ट्रेटजी है उसको रिविजिट करना पड़ेगा। अब आप देखिए ना, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत है, वो किस नाम की सूबाई हुकूमत है मुझे आप ये बता दें। अगर उसने ये सारी चीज़ें डील नहीं करनी तो ये क्यों हमने एक जिसे कहते हैं सूबाई हुकूमत का बोझ बनाया हुआ अपने ऊपर डाला हुआ है कि अगर उसने कुछ नहीं करना, उसके बस में नहीं है, उसके इख्तियारात में नहीं है, किसने करना है, फिर किसके इख्तियारात में है। फिर मैंने आपसे कहा कि दहशतगर्दी सूबाई मसला नहीं है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली आज भी दहशतगर्दी को और सिक्योरिटी के मसले को
एक सूबाई मसला समझा जा रहा है, ये कौमी मसला है, पूरी पाकिस्तान की रियासत इसका शिकार है और इसमें बाकी सूबाई हुकूमतें खामोश है, उनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा। फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जाती है जब वाकया हो जाता है। और भाई फेडरल गवर्नमेंट ये बताए कि वाकया होने से पहले ऐसे कौन से इकदाम वो उठा रही है जिससे इन दहशतगर्दों को रोका जा सके। आप कब तक ये राग लापते रहेंगे? हिंदुस्तान वाला वो खेलेंगे, उन्होंने तो खेलना है, हमें अपनी इंटरनल कमजोरियों को डील करने के लिए। अरे तो आपने कौन सा खेलना छोड़ दिया? 78 साल से तो आप भी हमारे खिलाफ खेल रहे हो ना। आज हमने खेलना शुरू कर दिया तो आपको दर्द होने लगा, चुभने लगा। 78 साल से तो आप जो खंजर, क्या कहते हैं उसको, उससे मार रहे हो हमारी पीठ में, हमें दर्द दे रहे हो। आज जब खुद पलट का खंजर आप में घुसने लगा है तो आपको दर्द होने लगा। खुद को चेक करो और ईमानदारी से चेक करो, वरना डील करने के लिए जो रोल प्ले करना है, जो अफर्मेटिव एक्शन लेने हैं, वो हम क्यों नहीं ले पा रहे? ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि भारत एक बार फिर से जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था उसकी नाकामी का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को इसके लिए चौकस रहना होगा कि अगर भारत इस तरह का कोई फेल उठाता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, उसका मुंह कैसे तोड़ा जाएगा। लेकिन उनसे किस तरह निपटे जो अपने अंदर ही बैठ के अपने मुल्क की जड़ें काट रहे हैं। मजहर बल्ला साहब, आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान की वो क़यादत जो फरारी के नाम से मशहूर है, वो भाग कर ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं, भारत का साथ देते हैं और उसकी वजह से हम ये सारा टेररिज्म फेस करते हैं। किधर है वो? उनका कला किस तरह से कमा किया जाएगा? मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर अगर आप नोट करेंगी तो कलदन तंजीम जो है बलूचिस्तान लिबरेशन, उसने क्या दिया जी, असी 9 अफराद मारे जी, हाँ जी हम ओन करते हैं। बात मुनीज़े ये है, यहाँ पर आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, FIH हो गया, अरकान असम्बली हो गए, अडयाला जेल में क्या हो रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है। और भाई इस मुल्क में इस वक्त जंग लगी हुई है, कौम हालत जंग में इस वक्त है। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जो नीस्तो नाबूद हो गया था, उसका 2 नंबर तैयार कर रहा है, वो फिर बैठा डुगडुगी बजा रहा है। और उसके साथ साथ उसने ये जो बलोचिस्तान है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन कोका बना दिया है। उसने KPK में ऑपरेशन, सारा कुछ तो सोशल मीडिया पे डालते जा रहे हैं, सारा सोशल मीडिया ही जिम्मेदार है, हर कत्ल का जिम्मेदार सोशल मीडिया है। आप हर बात पे सोशल मीडिया ले आते हैं। ठीक, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जवाब ये है कि ये सोशल मीडिया, मैंने कहा है कि नवाज शरीफ जा रहा है जेल, ये मैंने कहा है कि बाहर आ रहे हैं। आप हुकूमती नाकस कारकर्दगी क्यों नहीं मानते? हुकूमती नाकसकर्दगी क्यों नहीं मानते? बिल्कुल ठीक, आप सब कुछ सोशल मीडिया पे डालते जा रहे हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि इस वक्त हुकूमती कारकर्दगी एक साइड पे खड़ी है, उस पर बहस की जा सकती है। मैं नहीं कहता कि रावी चैन लिख रहा है, मैं नहीं कहता, मैं ये समझाना चाह रहा हूं मुल्क हालत जंग में है। और ये जो हालत जंग में है, आपने कल कोर कमांडर को, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस देखे ना, क्या फिक्रा उसमें आया है। उसने कहा इंडियन हमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामिया कार्रवाइयां जारी रखना नागजीर है। यानी कि इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में खुल के अब बलूचिस्तान एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, और चाइनीज़ को क्यों टारगेट किया जाता है, ताकि अपना जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जो बलोच यकजहती कौंसिल और ये जो BLA वगैरह हैं, ये अपने मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकें। दे मे बी 1%, 2% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जो 1% से भी कम हो गए, जारी बात है। छोटा सा सूबा सूबा आबादी के लिहाज से तो छोटा है, लेकिन रकबे के लिहाज से, जोग्राफी के लिहाज से बलूचिस्तान जो है दैट इज़ अबाउट, आप समझ लें कि कोई 43% ऑफ द पाकिस्तान, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो है दैट इज़ बलूचिस्तान। कई लोगों का ये भी कहना है जी बलूचिस्तान टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि मिस्टर कमर चीमा, आप इतिहास तो पढ़ा ही होगी ना आपने यार, कम से कम एनालिस्ट हैं आप, इतिहास तो पढ़े होना। आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान टूट जाएगा, ऐसा होगा नहीं है, मुमकिन नहीं, आप ये कह रहे हैं। बांग्लादेश जब टूटा था ना, पूर्वी पाकिस्तान जब टूटा था, तब भी ऐसे हैं लोग कहते थे, तब भी लोग ऐसा ही कहते थे, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय के जो आपकी तरह के एनालिस्ट थे, आपकी तरह के पत्रकार, आपकी तरह के नहीं, जो बाकी आपकी मीडिया के लोग थे,
तब भी यही कहते थे। नहीं नहीं, आपकी फौज भी कहती थी 15 दिसंबर तक आपकी फौज, आपका नियाजी कहता था कि अरे देखेंगे, देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। और 16 को सरेंडर कर दिया उसने। 93,000 कलमागो मुसलमान फौजियों का पैंटें उतारी गई, पैंट रिमूवल सेरेमनी। ये तस्वीर लगाओ, ये पैंट रिमूवल, बहुत दिन हो गए दिखाया नहीं, लगाओ तस्वीर। ये हुआ था आपके साथ। तब भी सेना से लेके, आपके पॉलिटिशियन से लेके, आपके तर्जिया निगार से लेके, आपके एनालिस्ट तक सब ये कह रहे थे नहीं नहीं, टूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता। टूट गया। कट नहीं सकता, कट नहीं सकता, लेकिन कट तो जाता ही है ना, आपको तो पता ही है ना, कटता है ना। बांग्लादेश कट गया ना, मतलब पूर्वी पाकिस्तान कट गया। अब वो नहीं जुड़ रहा ना, कटी हुई चीजें तो जुड़ती नहीं है, कट गया। वैसे ही बलूचिस्तान भी कट जाएगा। आप लाख कहते रहिए, आप खुद मैं आपको एक वीडियो का आइडिया देता हूं। पिछले 10 साल में, 10 साल पहले कितनी वहां पे इंसर्जेंसी आप कह लें या जो भी थी, हमले थे, कितने लोग मारे गए, कितने सिक्योरिटी, वो देखो और आज देखो, आपको पता चल जाएगा कि घटनाएं कम हो रही हैं कि बढ़ रही हैं, कंट्रोल कम हो रहा है या बढ़ रहा है। मुझे याद है आप ही का कोई पॉलिटिशियन था या क्या था, उसने आपकी मेनस्ट्रीम मीडिया पर आकर कहा था कि अब जो बलूचिस्तान का कंट्रोल है ना, वो क्वेटा के आसपास 4-5 किलोमीटर के एरिया में ही रह गया है, बाकी कंट्रोल नहीं है आप लोगों का। और ये किसी इंडियन मीडिया पर बयान नहीं था, ये आपके यहां बयान था। भाई लगाओ, भाई क्लिप लगाओ। ये बलूचिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में पहले ये कहता था कि 5 किलोमीटर के अंदर जो है ना, कोयटा में रेट रह गई है। ये बिलाल मंदोखिल बैठे हुए हैं, ये इस बात को मेरी कंफर्म करेंगे कि 5 किलोमीटर से भी अब सुकड़ गई है, वो रेट 5 किलोमीटर में नहीं रही है। तो आपके कहने से कि नहीं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, वो ऐसा हो नहीं सकता। जनाब, हिस्ट्री से सबक लीजिए, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब उस हिस्ट्री को रिपीट होने में 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन लगेंगे। और ये होगा क्योंकि आप लोगों का जो रवैया है वो तो बदलने से रहा। और बलूचिस्तान के लोग या बलूच ये भूल जाएंगे कि आप लोगों ने जबरन कब्जा किया हुआ है उस पर, भूल जाएंगे। क्या आप बलूचिस्तान के लोग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिया गया धोखा भूल जाएं? और ये भी मैं नहीं कहता, ये आपके बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर परवेज हुदबॉय, वो हमेशा अपने जब भी इंटरव्यू में बलूचिस्तान की बात होती है ये बात जरूर कहते हैं। क्लिप लगाइए भाई। जो ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलूच ने ये कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते। तो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर गाड़िए मत रेत में कि जी सब ठीक है, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। खतरा आपकी गर्दन पर पहुंच चुका है और बलूचिस्तान कट जाएगा। कि हर रोज बीएलए जो है वो हमले कर रही है, और बीएलए का एक हुकूमत के बकौल एक जो सॉफ्ट फेस है, जो एक पॉलिटिकल फेस है, वो बलोच यकजहती कौंसिल है। अब क्वेश्चन ये है कि बलोच यकजहती कौंसिल और जो बीएलए है या बाकी जो जमातें हैं, बीएलएफ हैं, क्या ये रियासत पाकिस्तान के साथ बैठ के डायलॉग करके चीज़ें रिजॉल्व नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा क्यों करेंगे? ये क्यों नहीं चाहते कि हम बैठ के मसले को हल करें? ये क्यों नहीं चाहते कि अपने इश्यूज जो हैं वो टेबल पे बैठ के हल करें? ये क्यों चाहते हैं कि हम बंदूक पकड़ के मसलों का हल करें? अगर उनको अब एक छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं चीमा जी, इसका मैं जवाब देता हूं ना आपको। डॉक्टर कमर चीमा, आप समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ है, आप सबसे ज्यादा शाणे हैं। दुनिया बेवकूफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि बैठ के बातें क्यों नहीं करते। डॉक्टर महरंग बलोच 4 महीने बड़े बुजुर्गों और महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जाकर इस्लामाबाद में बैठी रही कि नहीं बैठी रही? स्क्रीनशॉट लगाइए भाई। 4 महीने वो बैठी रही,
कौन आया उनसे बात करने के लिए इस्लामाबाद में, ये बता दीजिए जरा मुझे। क्या बलोच एग्जेक्टिव कमेटी की वो धरना प्रदर्शन नहीं था, या वो बलोच एग्जेक्टिव कमेटी को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी? कर रही थी। बलोच एग्जेक्टिव कमेटी ही वहां से सारे इंफॉर्मेशन देती थी कि हम आज यहां पर बैठे हुए हैं, आज हम कह रहे हैं कि हमारी बात करो। कोई बात सुनने आया डॉक्टर महरंग बलोच की? सबसे बड़ा जो कंसर्न है मिसिंग पर्संस का, क्या उस पर इस्लामाबाद में वो 4 महीने सर्दियों में जहां पर उनके ऊपर पानी फेंका गया, उनके वो गर्म कपड़े चुराए गए, उनको हर तरह से परेशान किया गया और लास्ट में वहां से हटवाया गया, वो तो बात करने आए थे, वो तो अपनी बातें रखने आई थी। सरकार में से कोई गया बात करने के लिए? नहीं गया। और आप यहां पर बैठकर अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। आप दुनिया को मूर्ख समझते हैं? दुनिया जानती नहीं है या बलोच नहीं जानते? दोस्तों, बलूचिस्तान से जो भी मुझे देख रहा है, आप कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने ये गलत बात कही है कि डॉक्टर महरंग बलोच क्या नहीं गई थी बात करने? क्या उनसे कोई बात करने आया? क्या सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने आया? क्या सरकार ने उनकी बातें सुनी? और ये बंदा ये बैठ के ज्ञान दे रहा है यहां पर कि क्या बातचीत से मसले हल नहीं हो सकते? अरे बातचीत करने ही तो आए थे वो। 4 महीने वेट किया, इंतजार किया इस्लामाबाद में। यह भी नहीं कि बलूचिस्तान के किसी कोने में जाकर वेट कर रहे थे कि यहां पर आएगी पाकिस्तान की सरकार। नहीं आई। आपके घर गए थे, आपके दरवाजे पर बैठे रहे 4 महीने, और आपने अपना दरवाजा नहीं खोला, ना किसी को भेजा कि भाई पूछो तो जरा क्या बात है। आपके भाड़े के टट्टू आए थे मीडिया वाले, जो उसको एजेंट बता रहे थे भारत का और इसका और उसका। और सबसे बड़ी बात, आपने इसकी औरत को दहशतगर्द करार दिया, आपने इसको यहाँ पे कैद किया। आपको क्या लगता है कि आप एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं? ये पैगाम ये औरतें पहुंचाएंगी और हर घर पहुंचाएंगी, हर इलाके पहुंचाएंगी। और हमारे यहाँ एक खूबसूरत हमारी तारीख का एक हिस्सा ये भी है कि हम यादाश्तों में और लोरियों में अपनी तारीख बताते हैं। जब हम यहाँ पे थे, जो हमारे साथ हुआ, पीछे बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में शायरों ने हमारे साथ जो हुआ उसको लिख लिया, और ये और भी लिखेंगे, हम लिखते रहेंगे इसको। ये हमारी यादाश्तों का हिस्सा रहेगा, ये हमारी तारीख का हिस्सा रहेगा। इसको हम अपने लिटरेचर का हिस्सा बनाएंगे कि जो हमारे साथ 60 दिनों में हुआ, जो इन औरतों के साथ हुआ, वो हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी। तो ये किसी और को जाके उल्लू बनाइए डॉक्टर कमर चीमा। हर चीज इंटरनेट पे मौजूद है। आप झूठ बोलेंगे, अगले मिनट में उसका काउंटर आएगा विद सबूत, विद फैक्ट, और आप इस फैक्ट को काट कर दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं कि कोई बात करने नहीं आया, बातचीत से टेबल होगा। बातचीत करने गई थी ना, क्या रिस्पॉन्स आया स्टेट की तरफ से? नहीं आया। और आप करेंगे क्यों हथियार उठा लेते हैं? इसी वजह से हथियार उठाते हैं। अब आइए, आपके स्टेट में क्या हो रहा है? आप जुल्म करना छोड़ रहे हैं। बलोचों पर जुल्म की तो इंतहा हो गई है। पश्तूनों पर जो जुल्म हो रहा है आपके यहां से, क्या लोग नहीं देख रहे? दुनिया नहीं देख रही? अभी छोड़िए, अभी ये गुड फ्राइडे, ईस्टर जो भी बीता है, ईस्टर संडे, क्या हुआ वहां पर? वहां के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर आपने क्या किया? लोग आपके यहां नफरती हैं इतने। ये खबर पढ़िए रेडियो वेरिटास एशिया की। ट्रक अटैक ऑन ईस्टर संडे सनराइज प्रोसेशन इन पाकिस्तान, लीव 60 इंजर्ड, 4 क्रिटिकल। एक पागल रेडिकल मुसलमान ने ट्रक घुसा दिया बेचारे उन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों पर जो अपना प्रोसेशन निकाल रहे थे। ये देखिए 6 अप्रैल की खबर छपी है। तो शुक्र है कि इतने लोगों की जान नहीं गई। 4 क्रिटिकल है, पता नहीं उनमें से हो सकता है कि जब तक वीडियो बना रहा हूं एक आध मर गए होंगे उसमें। देखिए 200 मेंबर थे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कैथोलिक चर्च इन क्लास्केन गुजरावाला नियर वजीराबाद रोड। और वो बेचारे अपना शांति से, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा, बेचारे शांति से अपना वो प्रोसेशन निकाल रहे थे। और एक ट्रक ड्राइवर जो है पूजा कर रहे लोगों पर, प्रेयर कर रहे लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया उसने। तो हर रेडिकल मुसलमान, जो पाकिस्तान में तो ज्यादातर 99% रेडिकल हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं जो आकर ज्ञान देने लगते हैं, और लेकिन रेडिकलाइजेशन उनके अंदर भी। इस पर कुछ बोला आपने? इसको कंडेम किया आपने? इस पर वीडियो बनाया आपने? क्यों बनाएंगे वीडियो इस पर? बताइए। और वो भी
जबकि देखिए सुबह 3 बजे ये निकाला था उन लोगों ने, जो कैथोलिक कमेटी है वहां की, सुबह 3 बजे, ये भी देखते हुए कि भाई ज्यादा लोग नहीं होंगे, लोग सो रहे होंगे, हम अपना निकाल के अपना चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ आपके यहां के लोगों से और ट्रक चढ़ा दिया। और आप कहते हैं कि क्यों लोग परेशान हैं? इसलिए लोग परेशान हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।